आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। इतनी व्यवस्था होने के बाद, त्योहारों के आने के बाद भी आपने समय निकाला। जन्माष्टमी, कल जन्माष्टमी थी, उसके बाद लोग 12 बजे तक जागते हैं। उसके बाद भी आपने समय निकाला, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सक्सेना जी का खास तौर पे, जो बेचारे इतने व्यस्त होने के बाद भी हमारे साथ आते हैं। और उनका ये इच्छा रहती है कि सेशन कैसे भी हो, हम सेशन लेना चाहिए। तो हम सबका स्वागत है, सबको प्रणाम है मेरी तरफ से, और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। और हमारा जो ये चैनल है, जहाँ पे हम जो वेबिनार करते हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें हम बीमारियों का, जो है ना, बीमारियों के बारे में, रोकथाम के विषय में बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि बिना दवाइयों के हम कैसे ठीक कर सकते हैं। एकमात्र ही मेरे ख्याल में ऐसा होगा जो कि बिना दवाइयों के आपको ठीक होने का सहारा बताता है, तरीके से, नेचुरोपैथिक तरीके से, या फिर हमारे डाइट के हिसाब से। दवाइयों का अपना फायदा है, दवाइयों से अगर सब ठीक हो जाते हैं तो फिर दवाइयाँ, सब आदमी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दवाइयाँ सिर्फ कंट्रोल करती हैं, ठीक नहीं करती। और दवाइयाँ कभी कभी लेना बहुत जरूरी होता है, पर अगर हम अपने नेचुरल तरीके से अपने आप को ठीक रखें, अपने किचन में जो हमारा इतना हर्बल मेडिसिन का जो खजाना है, या जो चीज़ें हमारी हमारे इतने मसाले, इतने बढ़िया मसाले हैं जिनको कई लोग पेटेंट कराने में भी लगे हुए हैं, उनको हम यूज करके अपने आप को स्वस्थ रखें। और कुछ कुछ हम युक्तियां करके अपने आप को स्वस्थ रखें, ये सबसे बड़ी खासियत है। हमारे सक्सेना जी को हर दवाई के बारे में मालूम है, कौन सा सॉल्ट है, किस दवाई में कौन सा सॉल्ट है, और उसकी किस यूज में आता है, वो भी उनको बहुत अच्छे से पता है। पर उनका जो मेन उद्देश्य है, और हम सबका भी मेन उद्देश्य है, कि हम इसको हम बिना दवाइयों के अपने आप को ठीक कर सकते। हमने लास्ट टाइम डिमेंशिया के बारे में बात करी। डिमेंशिया एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, आदमी सब कुछ भूल जाता है, कहाँ चल रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन क्या है, हम आपसे कब मुलाकात किया, कुछ याद नहीं रहता है। और ये सब डायबिटीज का एक, डायबिटीज इसके पीछे सबका कारण है। कैंसर जो है, वो और भी ज्यादा एडवांस फॉर्म में कैंसर में चला जाता है। तो ये डायमेंशिया और ये सब कैंसर, ये सारी चीजें रिलेटेड, सब डायबिटीज, मेन जड़ जो है डायबिटीज। डायबिटीज कहने को बहुत सरल है, लाइफस्टाइल डिजीज है। अभी तो पहले लाइफस्टाइल डिजीज पे बोलता नहीं था, अब लाइफस्टाइल डिजीज बोलने लगे हैं। अपना लाइफस्टाइल ठीक करने से हम इसको ठीक कर सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल पे, खान खान पान से और लाइफस्टाइल से ठीक करने से हम इसको अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। धीरे धीरे करके हमारी जो है परेशानी भी कम हो जाती है, रोकथाम भी, रोगों में भी बढ़ोतरी रुक जाती है, और धीरे धीरे हम ठीक होने लग जाते हैं। पर इसमें हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, परसिस्टेंट चाहिए, और हमें विश्वास होना चाहिए। अगर हम विश्वास से हम कोई भी चीज खाते हैं तो हमको फायदा होता है। हम इसको विश्वास करके करें, और विश्वास के साथ हम इसको आगे बढ़ें, तभी ये हमारे को फायदा हो करेगा। विश्वास में कुछ भी आप करोगे ना, और अपना इस हमारे जो हम प्रोग्राम है, इसको फॉलो करोगे विश्वास के साथ कि मुझे ठीक होना है और मैं ठीक हो पाऊंगा या ठीक हो पाऊंगी, तो फिर हमारे को जरूर विश्वास है कि अ, हमारा जो प्रयास रहेगा सफल रहेगा। अब मैं सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे अपना कार्यक्रम, हम इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अब मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ, और सक्सेना जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना आगे कार्यक्रम का स्टार्ट। और इसकी, इस विषय में आपको कोई भी अगर क्वेश्चन है, कुछ भी क्वारी है, या तो आप इसके क्वारी, जैसे सक्सेना जी लास्ट में 5-7 मिनट देते हैं, तो उसमें हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो सक्सेना जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज आ जाइए। आपकी बात क्यों नहीं कर रही है सर? लोगों को प्रणाम। जितने लोग उपस्थित हैं, नीरज जी के दरबार में सबको मेरा प्रणाम। और हृदय की आपको अनंत प्रणाम। गहराइयों से मैं सच में ये महसूस करता हूँ कि आप लोग वाकई में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और अपने प्रति कुछ करना चाहते हैं। इसलिए इस व्यस्त समय में से भी समय निकाल करके नीरज जी के दरबार में आए हैं, है ना? तो चलिए, नीरज जी ने आज बहुत सारा कुछ बोला है, तो थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा एक रस्सी को यार लंबी कर दूं, है ना?
हम लोग वास्तव में नीरज जी ने जो बोला है कि द बेसिक फंडा ऑल डिसीजेस इज द कैंसर डायबिटीज राइट नाउ। बहुत बढ़िया सर, मानना पड़ेगा आप खूब पढ़ते हो सर, है ना। तो हम बहुत छोटा सा समझते हैं कि डायबिटीज जो है छोटी सी बीमारी है और बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये समय के साथ साथ, क्योंकि मेरी दृष्टि में डायबिटीज जो है वो सारी बीमारियों की महारानी है। एक बार आ गई, उसने अपने पैर जमा लिए, फिर वो अपनी सारी सखी सहेलियों को बुला लेती है, देख लेती है कि कौन सी सखी सहेली आपके लिए सूटेबल है, वो वाली बुला लेती है। किसी को पैर कटवा देती है, किसी की आंखें खराब करवा देती है ना। तो जिसकी जैसी स्थिति होती है, जिसका जैसा सब प्रकृति होती है, उस तरह की बीमारी उसके पास आ जाती है। क्योंकि ये बुला के लाती है सबको, आ जाओ तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ, क्योंकि ये अपना ग्रुप बनाती है। ठीक है। तो बहुत अच्छा बोला नीरज जी आपने। बड़ा सिंपल बोलते हैं लोग के डायबिटीज मेटाबॉलिक सिंड्रोम डिसीज है। लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मेटाबॉलिक, हमको आज तक समझ में नहीं आया है। हमको मतलब हम लोग जितने काम कर रहे हैं समझ में नहीं आया कि वास्तव में मेटाबॉलिक डिसीज है क्या ये। अब जब समझ में नहीं आया तो साथ में लगा दिया सिंड्रोम। सिंड्रोम लग गया मतलब हमको पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, अगर अपन अंग्रेजी में बात करते हैं तो बोल देते हैं कोई चीज समझ में नहीं आई तो बोलते हैं पार्डन सर, दोबारा बोल दो सर। तो हमें समझ में नहीं आई बीमारी पूरी तरह से, पैथोफिजियोलॉजी समझ में नहीं आई। अच्छा, अगर समझ में आती तो क्या ठीक नहीं होते अब तक लोग? दवाई नहीं मिलती क्या? इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक दुनिया में पड़े हैं, क्या दवाई नहीं मिलती? दवाई क्यों नहीं मिली भाई? अरे कोविड आया था, कोविड की दवाई आपको मिल गई, टीका मिल गया। लेकिन इतनी पुरानी कहानी 6वीं शताब्दी से हमको मालूम पड़ गया कि डायबिटीज है, कई तरह के इलाज करें, लेकिन किसी में भी हमको पूर्ण रूपेण सफलता नहीं मिली है, किसी भी पैथी में। ना होम्योपैथी, ना एलोपैथी, ना आयुर्वेदा, ना नेचुरोपैथी, किसी भी पैथी में पूर्ण रूप से कोई सफलता प्राप्त आज तक नहीं हुई है। और इसी के साथ, इसके साथ जो आती आती बीमारियां हैं, जैसे नेफ्रोपैथी मतलब किडनी का खराब होना, वो भी, उसका भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन हमको नहीं मिला है, सिवाय इस बात के कि हम पेशेंट को बोल देते हैं कि किडनी रिप्लेस करा लो। लीवर खराब हो गया तो हम लीवर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं। आंखें खराब हो गई तो फिर हम रेटिना रिप्लेसमेंट की बात करते हैं कि रेटिना रिप्लेसमेंट करा लो। मतलब हम जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसको हम ठीक फिर नहीं रख पाते हैं। तो नीरज जी का जो प्रयास है, जैसा इन्होंने मेरे को आदेश किया है कि साहब दुनिया में लोग तो दवाई सब देते हैं, आप तो ऐसा करो कि नदी के बहाव में विपरीत बहना सीखो। तो लोग दवाई देते हैं और बोले, मुझको बोला है नीरज सर ने कि आप सर वो ढूंढो जिसमें दवाई का रोल कम हो और डाइट का रोल ज्यादा हो। और ऐसा देखो सर कि बीमारी आई ना, और अगर आ गई है तो कैसे नियंत्रित करें, किन किन का सहारा लें। होम्योपैथी लें, आयुर्वेद लें, दवाइयाँ भी लेते रहें, और हमारा ये जो नियम है इसका भी हम पालन करके अपने से। तो इससे क्या होगा हमारे नियम से, कि जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेडिसिन है या ट्रीटमेंट है या वे ऑफ द ट्रीटमेंट है,
उसका जो आउटकम है वो आपका बढ़ जाएगा। मैं भी इस बात को नहीं बोलूंगा कि आप दवाई ना खाएं, लेकिन कोशिश करें कि दवाई खाने की स्थिति ना आए। हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, हम दवाई खाने की स्थिति में ना जाएं, क्योंकि हमारा शरीर दवाइयों के लिए नहीं बना। सक्सेना जी, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका स्वागत है। देखिए क्या है, हम लोग दवाई पे इतने ज्यादा निर्भर हो गए हैं ना। अगर किसी पार्टी में जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे थोड़ा मीठा खा लो, एक गोली खा लेना ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक गोली और खा लेना। इतना डिपेंडेंट हम, मैं लोगों को कितनी बार बोलता हूँ बिना दवाइयों की बात करते हैं हम, तो कोई विश्वास ही नहीं करता। अरे ऐसा भी होता होगा। पर मुझे इतना पक्का विश्वास है कि आज से 4-5 साल के बाद जब लोग इस वीडियोस को देखेंगे और समझेंगे कि हाँ कोई ऐसे सक्सेना जी थे जो ऐसी ऐसी बातें बताते थे, तब विश्वास होगा। क्योंकि सक्सेना जी मुझे लगता है समय से पहले आ गए जो जो आने वाले। और और शुगर डायबिटीज के बारे में सब कहते क्या है, डायबिटीज बस चीनी कंट्रोल कर लो, शुगर कंट्रोल कर लो। अरे शुगर तो हर चीज में शुगर है, हर चीज में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मात्रा में है। पर खाली शुगर कंट्रोल करने से हमारा काम नहीं चलेगा। इसीलिए डीप में जो सक्सेना जी हमको जो समझाते हैं, डीप में समझाते हैं। और हमारा दवाइयों पे जो हमारा इतना विश्वास है, किसी को भी कोई बात बताओ ना कि अरे भैया बिना दवाई के हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो विश्वास ही नहीं करता। ऐसा कोई हो सकता है क्या? तो यही इसीलिए सक्सेना जी का जो प्रोग्राम है, ये जो प्रयास है, बहुत ही शानदार प्रयास है। और इस प्रयास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बताएं, लोग जैसे ज्यादा लोग जुड़े और समझने की कोशिश करें। मेरे को पक्का विश्वास है कि बिना दवाइयों के भी हम ठीक हो सकते हैं, और बिना दवाइयों के हम लोग। और दवाइयों का एक बात और मैं बताता हूँ, जो मुझे पक्का विश्वास है कि हमारा शरीर दवाइयों को एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर हमको 5 mg की गोली चाहिए, 5 mg चाहिए, तो हमें ज्यादा पोटेंसी की देते हैं, जिससे कि कुछ पार्ट तो हमारा शरीर एक्सेप्ट कर ले। इस तरह से धोखा खा ले, हमारा शरीर धोखा खा ले कि हाँ भैया ये हमारे काम की इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो शरीर जैसे ही कोई बाहर की चीज आती है, शरीर उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है। दवाइयां भी उसमें आती हैं। पर शरीर को धोखा देके ज्यादा क्वांटिटी बेच के, जिससे कम से कम कुछ जो इम्पोर्टेंट वो है वो चला जाए, इसलिए हमको ज्यादा पोटेंशियल की दवाई भी खानी पड़ती है। ओके सक्सेना जी, यही मैं बताना चाह रहा था। आपने इस पूरे बोलने में एक नया सब्जेक्ट और छेड़ दिया। ठीक है, अब मुझे वो भी कभी एक्सप्लेन करने का आप लोग याद रखिएगा। हाफ डोज साइकिल क्या है, व्हाट इज द हाफ डोज साइकिल? जैसे नीरज सर जी ने बोला, इसमें इन्होंने एक पूछ और जरूर दी मेरे लिए कि हाफ डोज साइकिल को भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हाफ डोज साइकिल क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक लीवर है। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उन सबका जो स्क्रूटनिंग जो पोर्शन है, या स्क्रूटनिंग डिपार्टमेंट है, या कस्टम डिपार्टमेंट है, या सीए डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट एक आदमी के पास है, और वो है लीवर। आपने जो कुछ खाया है उसका बाद में स्क्रूटनिंग होती है, और लीवर देखता है कि ये शरीर के लिए ठीक है, उपयोगी है, तब तो वो आगे जाने देगा, अदरवाइज वो आपके यूरिन और स्टूल से बाहर कर देगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि डायबिटीज में मेटफॉर्मिन जो है ना, 250 mg से शुरू होती है, कभी 500 से शुरू होती है, और धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। यही कारण है हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेप्टेंस है, क्योंकि इसके अंदर दो चीज होती है दवाई का, एक डायनेमिक एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। आई विल नॉट गो इन डिटेल, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा कि डायनेमिक क्या होता है और काइनेटिक क्या होता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पे। तो डायनेमिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बाद ही हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस शुरू होता है ठीक होने का दवाई के माध्यम से, वो अलग वो होता है। तो हमारा शरीर जब उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो हमें डोज बढ़ाना पड़ता है। तो क्या होता है, हमने पहले 500 mg दिया, 500 mg उसने बाहर कर दिया, तो फिर हमने 1000 mg दिया, 1000 mg भी उसने बाहर कर दिया, तो फिर 1500 mg दिया। क्योंकि हमको मनवांछित रिजल्ट चाहिए, मेडिसिन से नहीं आता है, तो हम डोज बढ़ाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड हाफ डोज साइकिल। किसी को इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो अभी। हाफ डोज साइकिल
हाफ डोज लाइफ साइकिल समझ में आ गई आप लोगों के? वो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, लेकिन बाद में नहीं करूंगा फिर। अभी समझ लो आप पूरी तरह से, ठीक? तो डायबिटीज के जो नेपथ्य में है या पीछे है, या डायबिटीज जो कारण है उसके आगे हम जब चलते हैं, तो एक बीमारी है डिमेंशिया। डिमेंशिया एक्चुअली में एक बहुत छोटी सी बीमारी है, याद भूलना कॉमन है। आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम अपन ने 100, 99, 98, 97 गिनती लगाई थी, याद है? मैं समझता हूँ आप लोग लगा रहे होंगे शायद, इसको बढ़ाने के लिए लगा रहे होंगे। ठीक है, अगर लगा रहे तो अच्छी बात है, नहीं लगा रहे तो भी अच्छी बात है। चाबी रख के भूल जाना एक कॉमन है, लेकिन चाबी का उपयोग क्या होना है ये अनकॉमन है। आपको चाबी दिखाई गई और आपने बोला कि इसका उपयोग क्या है यार मालूम नहीं, तो ये अनकॉमन है। चाबी रख के भूल जाना कॉमन, और चाबी का उपयोग के बारे में पूछना या ये उपयोग ना समझना, ये डिमेंशिया है। इसका एडवांस रूप फिर पार्किंसंस है, फिर इसका एडवांस रूप अल्जीमर है। अच्छा, अब ये एक तो हमारी शुगर के कारण हमारे ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस आया। अच्छा, इनमें 3 लोग पुराने हैं, आप लोग बताओ हमारे इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड हैं, ए चेन और बी चेन में बताओ। हमारा जो बॉडी में इंसुलिन बनता है पेनक्रियास से, उसमें कितने अमीनो एसिड की चेन है ए चेन और बी चेन में, याद है? सर 51 नहीं बताया था आपने? हाँ, 51 बिल्कुल सही बात है। ए चेन में कितने हैं और बी चेन में कितने अमीनो एसिड है? हाँ, तो ए चेन में है 31 और बी चेन में है, नहीं, बी चेन में 31 है और ए चेन में 21 है। और दोनों चेन जो है हमारी, ये ए चेन और ये बी चेन, उसके बाद में सी पेप्टाइड, ठीक है? और इसके बीच में दोनों चेन को जोड़ने वाला जो चीज है उसका नाम है डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो पेनक्रियास से हमारा इंसुलिन जो सीक्रेट होता है वो 51 अमीनो एसिड की चेन होती है। इसके साथ में एक और हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड द अमाइलिन। इसको ध्यान से सुने आप लोग, बहुत ध्यान से, ये बहुत काम की चीज है आप लोगों के लिए, ये समझने के लिए कि डायबिटीज के साथ में ये हमारे को डिमेंशिया, अल्जीमर, पार्किंसंस होने के साइंटिफिक कारण क्या है। तो अमाइलिन, इंसुलिन का जितना इंसुलिन निकलेगा उसका 1% निकलेगा। अगर 100 ml अगर इंसुलिन सीक्रेट हुआ है तो अमाइलिन कितना निकलेगा? 1% निकलेगा, मतलब 1 ग्राम निकलेगा। अमाइलिन का रोल क्या है? अमाइलिन का रोल ये है कि हमारी बॉडी में जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, मतलब पेट खाली होने का जो टाइम है, उसको मैनेज करता है। भूख क्यों लगती है खाना खाने के बाद? तो इसमें अमाइलिन का भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन डायबिटीज में अमाइलिन जो है वो एग्रीगेट हो जाता है, एग्रीगेशन में चला जाता है, नाराज हो जाता है वो, उसके कारण भी सेल के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। दूसरा, जब हमारा इंसुलिन बनता है उस समय पे पेनक्रियास के साथ में
प्रो इंसुलिन भी रिलीज होता है। तो 4 हार्मोन मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे कि इंसुलिन, सी पेप्टाइड, अमाइलिन और प्रो इंसुलिन। तो प्रो इंसुलिन, अमाइलिन, इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड, ये 4 हार्मोन हमारी पेनक्रियास से रिलीज होते हैं। तो जो प्रो इंसुलिन है वो हमारा नॉन फोल्डेड प्रोटीन है। नॉन फोल्डेड इसलिए है कि कुछ जब इंसुलिन बनता है, थोड़ा सा मैं और गहराई में ले जाता हूँ आप लोगों को। हमारा जो क्रोमोसोमल है, हमारा जो मदर फादर से मिलता है, क्रोमोसोमल नंबर 11 की जो छोटी लेग है उससे कोडोन होता है। किसके लिए? इंसुलिन के लिए, इंसुलिन सीक्रेन के लिए कोडोन होता है। फिर वहां से एमआरएनए मैसेंजर, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के ये फैक्टर है, ये वहां से रिलीज होते हैं। और हमारे रफ रेटिकुलम और गोल्गी ऑपरेटर्स में, हमारे जो सेल के अंदर होते हैं उनके अंदर इनकी प्रक्रिया होती है। तो हमारे जो कार्बन अमीनो एसिड है उनकी पूरी साइकिल आती है, वही फोल्ड होती है। अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन से बनता है। समझ में आया यहाँ तक? बाकी अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, गोल्गी ऑपरेटर्स आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रोमोसोमल नंबर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसलिए बताया कि आप लोगों को थोड़ा सा एक जानकारी रहे कि कैसे हमारा इंसुलिन का सीक्रेशन कहाँ से हमारा आता है। तो जो प्रो इंसुलिन है उसके अंदर नॉन फोल्डेड प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को तोड़ करके ब्रेन में चला जाता है और वहां जा करके एक फेब्राइल तो का बस डिपोजिशन करते हैं, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में TAU प्रोटीन बोला गया है, ताऊ प्रोटीन। और इस पूरी प्रक्रिया को बोला गया है अमाइलोडोसिस। तो जब हमारे ब्रेन के अंदर बीटा अमाइलोडोसिस, मतलब वो नॉन फोल्डेड प्रोटीन हमारे अंदर चला गया, तो वो हमारे जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं उनको मारना शुरू कर देता है। तो आप देखेंगे जितने भी अल्जीमर के पेशेंट हैं उनको हंसी नहीं आती, खुशी भी नहीं होती, चाहे मिठाई खिलाओ या मत खिलाओ। ठीक है ना? नॉर्मल आदमी को मिठाई खाने के बाद खुशी होती है क्योंकि डोपामिन रिलीज होता है, और डोपामिन रिलीज होता है तो आपको मिठाई खाने की इच्छा और ज्यादा होती है कि और लाओ यार, मजा नहीं आ रहा, थोड़ी और दो। ठीक है ना? तो मिठाई खाने से डोपामिन, हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। बुढ़ापे में हम लोग क्या सोचते हैं कि अब हो गया, अब क्या करना है, अब तो आराम करो, ना सीखना है, ना पढ़ना है, ना लिखना है। ये भी एक कारण है। अरे इसको काम में लेते रहो। अगर ब्रेन काम में नहीं लिया तो इसमें जंग लग जाएगी, और जंग लगी तो आपकी जिंदगी छोटी हो जाएगी, बीमारियों का घर हो जाएगी, विषाद, चिंता, असमंजस, टेंशन, चिड़चिड़ापन, जीवन का आनंद खत्म हो जाए ऐसा लगे। मतलब आपका ब्रेन जो है अब आपका साथ नहीं दे रहा, उसको ट्रेन करिए, उसको ठीक रखिए। जापान में लोग सेंचुरियन हैं, 100 साल जीते। इंडिया का आदमी तो 60 साल में ही पुरानी गाड़ी के मॉडल में आ जाता है, सब तरफ से आवाजें करता है। आपने देखा है पुरानी बस अगर रोड पे चले तो कितनी आवाज करती है, चलती कम है, आवाज ज्यादा करती है। ऐसे ही हमारे इंडिया का आदमी चलता कम है,
दवाइयां ज्यादा खाता है ना। अब इसका रोकने का तरीका क्या है? हमको हमारे ब्रेन में असमंजस आ रहा है, ब्रेन फॉगिंग हो रही है, हमारे निर्णय प्रॉपर नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है, जो समझ में हमारी आ रहा है वो सामने वाले की समझ में नहीं आता। ठीक है ना। तो इस अवस्था में जिसमें हमारी जब जिसको हम लोग वृद्धावस्था बोलते हैं, या हमारी जो बायोलॉजिकल एज हमारी जो बढ़ रही है, ठीक है, तो परिवर्तन हमारे इंट्रासेल्यूलर लेवल पर जो आ रहा है, ये उसका प्रतिफल है। हम इसको अपने कर्मों से, ध्यान दीजिए मैंने कर्म बोला है यहाँ पे, प्रयास नहीं बोला है, कर्म बोला है मैंने। हम अपने कर्मों से इस परिस्थिति को, इस स्थिति को काफी हद तक रोकने में या इसको लंबा करने में हम लोग सफल हो सकते हैं। भाई बुढ़ापा तो आएगा, है ना, लेकिन इसको हम लेट कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, लेट में भी हम एक्टिव रह सकते हैं। जैसे कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में एक घाटी है, हुंजा घाटी, आप लोग गूगल पे पढ़ लेना कभी भी। और वहां पे 90 साल की महिला बच्चा पैदा करती है। हमारे यहाँ तो 25 साल वाली ही नहीं ढंग से कर पा रही, है ना। क्यों? कारण क्या? इन्वायरमेंटल, क्लाइमेटिक कंडीशन, उनका डाइट, ठीक है ना, सारी चीजों को अगर देखा जाए तो इसलिए उनके अंदर ये सब कुछ परिवर्तन है। हम लोग पानी नहीं पीना पसंद करते, एक तो पानी वैसे ही ढंग का नहीं मिल रहा, और जो मिल रहा है उसको भी नहीं पीते, तो बॉडी में परिवर्तन तो आपके आएंगे, नुकसान तो आपको होगा, रोकना आपको है। तो जैसा नीरज जी ने बोला, हम लोग किस पे काम कर रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं प्रिवेंशन पे, प्रिवेंटिव। किसी भी पैथी में प्रिवेंटिव नहीं है, प्रिवेंशन नहीं है। प्रिवेंशन हमारे हाथ में रहना है। ठीक है, इतना हजम हो जाएगा आप लोगों को। फिर क्योंकि आज थोड़ा सा मतलब मेडिकल में मैं घुस गया था मैं, तो थोड़ा सा आपको इसमें पूछना हो तो दोबारा पूछ लो मेरे से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नीरज जी, टाइम कितना बचा है? बीस मिनट है, 20 मिनट। हाँ 20 मिनट में है। किसी को कुछ पूछना है? अभी तक हमने जितनी चर्चा की है उसमें। सर कोडोन क्या होता है? जैसे आपने बोला ना क्रोमोसोम, एक छोटी लेग कोडोन बनाती है, कोडोन। हाँ कोडोन मतलब एक मैसेज निकलना कि भाई इंसुलिन बनाओ। अच्छा। ये थोड़ा सा मुझे समझाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग समझ पाएंगे नहीं मुझे नहीं मालूम। सर। मैं तो शुरू हो जाऊंगा, कैसे लग जाएगी मेरी, तो आपने छेड़ा तो कैसे लग जाएगी। एक्चुअली में क्या है, हमने दूध पिया, थोड़ी देर से बात करूंगा। हमने दूध पिया, तो आप बताओ दूध के अंदर क्या होता है? बताओ, किस किस को मालूम है? सर मुझे दूध में होता है लैक्टोज। लैक्टोज होता है। लैक्टोज के अंदर, लैक्टोज जब जाता है तो उसके अंदर क्या होता है? गैलेक्टोज उसके अंदर होता है, गैलेक्टोज के अंदर होता है ग्लाइकोसिडेज होता है। ठीक है, तो हमारे सेल को ये सब चीज, आपने दूध पी लिया आप पी करके, लेकिन अंदर जो कार्रवाई होती है
कि ग्लूकोज मतलब दूध गया। अब सेल के पास तो पहुंचता नहीं है दूध आपका, और सेल के अंदर जब नहीं पहुंचेगा तो उसकी ग्रोथ नहीं होगा, पॉलीफ्रेशन नहीं होगा। तो वो क्या करता है, आपके मदर फादर से जीन्स मिले हैं जिनको डीएनए बोलते हैं, 22 माँ से, 22 पिता से, कितने हुए? 44। 44। एक एक मिलता है सेक्स हार्मोन, हार्मोनिक क्रोमोसोम, सॉरी, कितने हो गए? 23। 44। 23 माँ से, 23 पिता से, ठीक है। इसमें से 22 जो है उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 6, इनके अंदर जो माँ बाप की नाक थी वैसी नाक आपकी भी बनेगी। ऐसा नहीं कि माँ की नाक तो यहाँ पे थी और आपकी नाक यहाँ लग जाए, है ना। तो ये जो आता है ये हमारे पेरेंटल से आता है, दो भागों में आता है। एक आता है स्ट्रक्चरल और एक आता है फंक्शनल। समझ में आया? दो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल जो हमारे माँ बाप से हमको मिला है ना। प्याज प्याज अलग क्यों है? प्याज हम जैसी क्यों नहीं बन पाई? इतने सालों से प्याज उग रही है, क्यों नहीं बन पाई वो हमारे जैसी? हम बंदर से इंसान बन गए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो जो क्रोमोसोमल होता है ये हमारे हर सेल के अंदर एक छोटी से इसमें लपेट के रखा रहता है। जब सेल को जरूरत होती निकालता है, खोलता है उसको और आगे बढ़ा देता है। जैसे होता है ना मीनू मांगना, ये सामान ला के दो, ये आप लोग लिखते हो ना सामान क्या क्या लाना किचन में, लिस्ट। तो वो लिख के देता है, भेजता है कि भाई हमको ये चाहिए। तो हमारे पास केवल 4 शब्द है उसके पास में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये 4 शब्दों में बात करता है वो। तो ये जो 4 शब्द होते हैं जिसमें उसकी डिमांड होती है, दैट इज कॉल्ड द कोडोन। समझ में आया? कोडोन क्या होता है? आपने किचन के सामान की लिस्ट बना के अपने हस्बैंड को टिकाई, तो आपने क्या हुआ, कोडोन कर दिया आपने, आप हो गई सेल। लिस्ट बनाई, वो हो गया आपका मीनू, मतलब mRNA, मतलब मैसेंजर आरएनए। और आपके हस्बैंड ने उसको फॉलो किया, ट्रांसक्रिप्ट किया, उसने पढ़ा, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन, और लाके दिया और आपको दिया। तो ये जो प्रक्रिया है पूरी हमारी, ये इस तरह से पूरे हमारी बॉडी में होती है। अब सामान नहीं होगा तो क्या आप खाना बना पाएंगी? अब नमक खत्म हो जाए तो सब्जी कैसे बनेगी? तो नमक की रिक्वायरमेंट भेजोगी ना हस्बैंड को, नहीं तो चिल्लाओगी कि नमक नहीं है भाई, नमक ला के दो, सब्जी में टेस्ट कहाँ से आएगा? तो सारी की सारी ऐसी ही प्रक्रिया हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल में होती है। उसके पास में 4 शब्द हैं, AUCT। इसी को होती है, जिसको हम 64 तरह से लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ गई? आप पंजाबी में बोलोगी, मेरी घरवाली हिंदी में बोलोगी, खरबंदा साहब की भाषा भाषा जो है वो उसमें बोलेगी उनकी घरवाली, दिव्या जैन की जो है वो अगर मराठी होंगी तो मराठी में बोलेगी, है ना। सुखबीर जी भोपाल की हैं तो भोपाली भाषा में बोलेंगी, है। तो ये जो भाषाएं हैं हमारे हमको पेरेंट से मिलती हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी। इसमें कोई प्रश्न है कोडोन से संबंधित?
ठीक है। ठीक। दोबारा बढ़िया। फिर सुनेंगे फिर और समझ लगेगा। है। दोबारा फिर सुनेंगे एक बार और समझ फिर समझ आएगा। समय पे याद दिलाओगी तो आएगा, है ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। हमारी बॉडी में लगभग 3 अरब सेल होंगे होंगे कम से कम। तो 3 अरब जो है, और उनमें उनके काम करने के लिए इतने से ज्यादा हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड है। इनको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। मतलब मैं खुद भी इसे बहुत कच्चा हूँ, अभी मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता, क्योंकि जितना सीख रहा हूँ उतना ही कमजोर पड़ रहा हूँ। अपने आप को लगता है कि कुछ सीखा ही नहीं है मैंने। पढ़ता इतना हूँ तो इतना लगता सा है हाँ। मुझे कुछ पूछना था आपसे। जी पूछिए ना, स्वागत है। डिस्टर्ब कर सकता हूँ आपको? अरे बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है भाई हाँ। आपका। हाँ, मुझे थोड़ा प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन ले सकता हूँ मैं? वो थोड़ा प्रोस्टेट सा। कैंसर है? हाँ मतलब है तो माइनर, मतलब 3+4 ग्लीजन स्कोर हुआ था। तो अभी भी मैं आयुर्वेदिक वैसे ट्रीटमेंट ले रहा हूँ उसका। ये नेचुरोपैथी में क्या प्रिकॉशन ली जा सकती है, वो पूछना था आपसे। बहुत सारे सर नेचुरोपैथी में। आपने क्या समझ रखा है नेचुरोपैथी को हमारी? नहीं, मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट है। मैं पूछना चाह रहा था कि दवाई के हाँ। साथ और मैं क्या परहेज कर सकता हूँ। आप एक काम करिएगा, मुझे मेरा तो खैर व्हाट्सअप खराब है, इसी नंबर नीरज जी से वो नंबर दे देंगे, अच्छा। और आप उससे फिर बात करिएगा। अच्छा। उसमें आप क्या क्या कर रहे हैं, मुझे थोड़ा समय चाहिएगा, है ना। अच्छा। ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। वी विल ट्राई कि आपका जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेडिसिन जो आप ले रहे हैं या जो ट्रीटमेंट चल रहा है, हम आपको कैसे डाइटरी सपोर्ट करके हम उसमें आउटकम्स को बढ़ा सकें। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था एक्चुअली। हाँ, है ना, है ना, है ना सर, है। हम पढ़काई के लिए रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है। ये जो सेशन है ये हवा में वाला सेशन नहीं है सर, जो यूट्यूब पे बहुत सारे ग्रंथ हैं, नहीं है ये वो। ये नहीं सर, सीधा मुझे सीधा साइंस। वैसे भी इंटरेस्ट है इस फील्ड में, मुझे थोड़ा सा। नहीं नहीं सर, देखिए हाँ। इंटरेस्ट नहीं, साइंटिफिक चीज होना चाहिए। हम्म। बात करेंगे ठीक है, ठीक तो है। आप पूरा मतलब डॉक्यूमेंट अपने पास रखिएगा। हम ठीक कम है, से कम हमें 1 घंटा लगेगा बातचीत करने में, उतना समय आप निकालिए और मेरे पास भी उतना समय आप लीजिएगा। ठीक है। ठीक ठीक है। है। इसमें आपको मुझे कोई फीस पे नहीं करना है मेरी अच्छा। ओर से। लेकिन अगर आपको लगता है आप पे कर सकते हैं, आपका स्वागत है, लेकिन मेरी ओर से मुझे फीस नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है। दोनों बातें हैं, एकदम क्लियर है ना। मैं समझ गया। इसमें लेकिन इसमें एक शर्त रहेगी कि आप हम्म। इसको फॉलो करेंगे, और ग्रुप में जब भी आप आएंगे बताएंगे कि अच्छा हुआ तो, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो भी बताएंगे, ठीक है, ठीक। है ना, क्योंकि ठीक ये है। यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। आप बिल्कुल बताइएगा, अगर मैंने बताया आपको, आपने उसको फॉलो किया, कोई लाभ नहीं हुआ, निसंकोच आप बोलिएगा ग्रुप में। ठीक है। और अगर लाभ होना तब भी हाँ जी। बोलिएगा, तब ठीक है, भी जरूर। बोलिएगा। आपके बोलने से दूसरे लोगों को भी सही एक बात है। कॉन्फिडेंस होता आता है, है कि कॉन्फिडेंस वाकई आता में, है। ये तो है, ये वाकई तो है। में काम करती है। नहीं, वो और तो मैं जरूर बोलूंगा, हाँ। आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं आपको बताऊंगा और आप करेंगे तो आउटकम्स में अंतर आएगा ही। ठीक है, ठीक है। 100% आई एम श्योर। ठीक है, ठीक है। चलिए, सब लोग अपने अपनी खिड़कियां खोल लें, जल्दी जल्दी। दिव्या जैन जी, सुखवीर जी और रमेश जी, जल्दी जल्दी खोलें खिड़की जरा। नमस्ते। चलिए, आपका कोई प्रश्न तो नहीं है? चलो।
दिव्या जैन जी और रमेश जी दोनों खिड़की खोले फटाफट जल्दी से, क्योंकि 12:30 बज गया है। 21। तो आप मुझसे नीरज जी इनको टाइम दे दीजिएगा, मोबाइल नंबर हाँ, मैं आपका निकाल शेयर करके करता हूँ। डॉक्यूमेंट इकट्ठे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप रखिएगा। और हमने 1 घंटे बात करेंगे, 1 घंटे का समय निकालिएगा, मुझे 1 घंटा लगता है बात करने में, जरूर जरूर जरूर। है ना। तो ठीक है। उसमें आप इरिटेट मत होइएगा कि आप आपसे मुझसे पूछते ही जा रहे हैं, नहीं है नहीं, ना। ऐसे कोई ठीक है। रमेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? नमस्ते सर, बढ़िया है सर। आप लोग कैसे हैं सर? सामने बैठे हम सब लोग। सर चलो दिव्या जी, हाँ दिव्या जी आपका कुछ प्रश्न था, पिछली बार आपने कुछ पूछा था शायद। हाँ अच्छा, आपने तो मुझसे बताया ना कि मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहती हूँ, राइट ना। हाँ जी नमस्ते। मैं अभी तो कुछ नहीं पूछना, मैंने लेट ज्वाइन किया, मैंने मैसेज अभी देखा था, लेट ज्वाइन किया। नहीं, आज तो हम लोगों ने इस पे बात किया डिमेंशिया पे, हम्म, ठीक है ना। हाँ लेकिन और काफी नॉलेज बढ़ी उससे, जो भी आपने बोला है सही चीजें। नोट करो और उसको दूसरे लोगों को तक पहुंचाओ, आप तक मत रखो उसको। और दूसरा, संभव हो तो एक एक आदमी 10-10 आदमी को बुला के लाओ, ठीक है ना। जी जी। अगर हमको हमको अगर बदलाव लाना है तो हमको थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ेगा, हम्म, है ना। बार बार बोलना पड़ेगा, भाई साहब चलिए चलिए, है ना। हमको बोलना पड़ेगा। सर फॉरेन कंट्री में तो 60-62 के बाद नया काम शुरू करते लोग। इंडिया में कहते हैं हम 60 साल के हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, अब तो ऐसे ही दवाई खानी है और बेड पे पड़े रहना है। वहां में देखो, डॉक्टर को, मैं काइरोप्रैक्टर थी, वो 62 ईयर्स की थी, उसने अभी अभी नया अपना नेचुरोपैथ सेंटर खोला है। सूर्य नमस्कार चलते हैं, वो बहुत कुछ करती है, वो इतनी एक्टिव है, स्मार्ट है, खुश रहती है। तो मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में तो बहुत जल्दी लोग रिटायर हो जाते हैं कि हम तो अब इतने साल के हो गए हैं। अरे भाई, तो मैं बैठा हूँ, मैं 72 आपके साल का सामने हूँ। जीते जाते उदाहरण है आपके सामने। सना जी हैं, हम्म, दिव्या जी हैं। दिव्या जी बहुत एक्टिव हैं हमारी। ओह, 1 मिनट में कभी यहाँ मैं तो जाती हैं, कभी वहां जाती हैं, बहुत एक्टिव हैं। ओह, मैं वेरी तो गुड। 72 साल की एज में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। देख और एक हफ्ता मेहनत करते हैं, तब जाके तैयार करते हैं मैटर। सर, पता आपकी उम्र ना और लंबी, नहीं पढ़ाओ नहीं आगे सत्याना जी तो खैर। होएगी, आपकी लंबी उम्र होएगी। जल्दी मरने दो भाई। नहीं, अगर ऐसे एक्टिव होगे वो ना, पढ़ाते रहोगे तो लंबी उम्र होएगी आपकी। और नहीं रगड़ना नहीं, नहीं है, आप रगड़ना हम नहीं तो है। चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमें भी कुछ कुछ दिखाते रहें। सब लोग इकट्ठे हो, लोगों को लेके आओ। दिव्या जी आप भी लेके आओ, राकेश सर आप भी लेके आओ। आप ठीक दस है दस सर, लोगों ठीक को है। लेके आओ, हमको चेंज करना है। देखिए ठीक पैसे है। तो अपन लेते हैं ना, वी आर नॉट टेकिंग द चार्जेस एनी, पैसा नहीं, कोई फीस नहीं है, देयर इज नो फीस एनी। ठीक है सर, ठीक है। बिना फीस के ज्ञान मिल रहा है आपको। और मेरे को तो मालूम है, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ना पड़ रही हैं आप लोग बताने के लिए। ये जो मैंने बोला ना कोडोन, इतना इजी नहीं है, पढ़ के देखना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 700 पेज की किताब है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। हम्म, जितना मैंने आपको 3 मिनट में समझा दिया कोडोन क्या है। चलिए, ओके। ओके जी, सना जी, सबका बहुत ओके बहुत जी, प्रणाम, धन्यवाद। नमस्ते। सबको प्रणाम। थैंक यू सबको परमिशन। प्रणाम। नमस्ते। नमस्कार। प्रणाम, अगली बहुत बार बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ में। आप लोग नोट्स बनाइए, याद करिए, लिख के रखिए, और दूसरों को भी हाथ पकड़ के साथ ही हाथ बढ़ाने वाला काम करो। सबको प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते नमस्ते।